एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? लीगल टेंडर। ठीक है, वैधानिक मान्यता का मतलब क्या हो गया? सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा जिसको मुद्रा घोषित किया गया है। तो भारत में अगर मुख्य रूप से हम देखें तो जो कागजी नोट हैं वो चलन में मुद्रा है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो जो पेपर करेंसी है, पत्र मुद्रा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वैधानिक मान्यता प्राप्त मुद्रा है। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? ठीक है, विधिग्राह्य मुद्रा का मतलब क्या हो गया? कानून के द्वारा जिसको मुद्रा घोषित किया गया है और जिसको लेने से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति भुगतान जो है 10 रुपये का नोट देख के अगर कोई वस्तु खरीदता है तो इस 10 रुपये के नोट को कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। तो 10 रुपये का जो नोट है वो विधिग्राह्य मुद्रा होती है। ठीक है, अगर हम किसी का पेमेंट अगर चेक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में अगर करना चाहें तो सामने वाला अगर लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए विधिग्राह्य मुद्रा इनमें से कौन सी होगी? 10 रुपये का नोट। अगला है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो है अधिक प्रचलन में है? तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अधिकांश देशों में, ठीक है, जो मुद्रा है वो कागजी जो करेंसी होती हैं, भारत में जैसे कागजी नोट हैं जिनको हम क्या कहते हैं? पत्र मुद्रा कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो पत्र मुद्रा है, पेपर करेंसी हैं, वो ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। जैसे पहले अगर हम देखें तो जो धात्विक मुद्रा है, सोने चांदी की जो मुद्रा है वो चलन में होती थी, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो है किसका प्रयोग किया जाता है? पत्र मुद्रा का। अगला है, इनमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ठीक है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, अलग अलग कार्यों में उसका वर्गीकरण किया गया है। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। इसके अलावा जो मुद्रा है उसको भुगतान करने या भुगतान का, स्थगित भुगतानों का आधार हम कह सकते हैं। तो ये तीनों मुद्रा के कार्य हैं और यहाँ पे पूछा हुआ है मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? प्राचीन समय में अगर हम देखें तो जो धात्विक मुद्रा है, ठीक है, अलग अलग जो धातु हैं उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग की अगर हम बात करें तो सोने और चांदी की जो मुद्रा थी उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? ठीक है, साख या ऋण जब दिया जाता है तो ऋण देने का आधार क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को जो ऋण दिया जाता है उसमें विश्वास देखा जाता है। ठीक है, विश्वास हो सकता है, वापस वो चुका सकता है या नहीं चुका सकता है, उसकी चुकाने की क्षमता देखी जाती है, और कितने समय के लिए ऋण जो है साख है वो दिया जा रहा है देखा जाता है। शिक्षा को नहीं देखा जाता है। ठीक है, अगर व्यक्ति शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। साख में क्या देखा जाता है? विश्वास देखा जाता है, और जो व्यक्ति ऋण ले रहा है वो वापस चुका सकता है या नहीं चुका सकता है उसकी क्षमता देखी जाती है। शिक्षा से इसका लेना देना नहीं है। अगला है, किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? ठीक है, तो ये जो कथन है वो किसका है? प्रोफेसर किन्स का। अगला है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया एक तरह से जो धन को कमाने के लिए एक तरह से की जाती हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अपनी जीविका का उपार्जन करना, जीविकोपार्जन कह सकते हैं। ठीक है, ताकि अपनी जो भी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है वो एक तरह से क्या होता है? जीविकोपार्जन। अगला है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। देखिए,
किसी भी अर्थव्यवस्था में देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या का दबाव बढ़ने से वहाँ के जो संसाधन हैं, ठीक है, उनके ऊपर पड़ेगा और इससे आर्थिक विकास की जो गति वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होगी, मंद हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। अगला है आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार। ठीक, किसी भी देश का आर्थिक विकास हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसको मापने के लिए जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, आर्थिक कल्याण उसका आधार हो सकता है। तो उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है HDI इंडेक्स में वो कौन सा है, 131। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया, HDI। ठीक है, HDI जो है उसको 1990 में सबसे पहले पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था, ऑप्शन हमारा बी। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उससे जो संबंधित क्रियाएं होती हैं उसको सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन हमारा ए। सेवा क्षेत्र का जो संबंध है वो हमारे तृतीय क्षेत्र से होता है और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र के साथ में संबंधित हैं। अगला है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनार्थिक, क्योंकि देखिए आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं, जिसके बदले में जो धन कमाने के उद्देश्य से एक तरह से की जाती हैं, जिसके बदले में मुद्रा का लेन देन होता है। तो यहाँ पे शिक्षक अगर अपने स्वयं के पुत्र को पढ़ा रहा है तो इसको एक तरह से अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। अगला है इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत सरकार का या भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष हैं वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया गया था 1969 में, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, दो से अधिक देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होगा उसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। तो नियमों को जो निर्धारित है वो किसके द्वारा किया जाता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है भारत में योजना आयोग का गठन। ठीक है, योजना आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद में गठित किया गया था 15 मार्च 1950 को, और जिसके द्वारा भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, लेकिन बाद में उसको बंद कर दिया गया था और इसके स्थान पर 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो योजना आयोग का जो नया नाम है बदल के क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, संगठन की जगह जो नया नाम है वो क्या बन गया है, कार्यालय। तो इसकी जो फुल फॉर्म है CSO की वो क्या हो जाएगी,
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अगला है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया? ठीक है, यहाँ पे तीसा का मतलब क्या है, विश्व में 1930 के दशक में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके। तो जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी वो तो पूर्ण रोजगार की मान्यता पे आधारित थी, इसलिए वो यहाँ पे फेल हो गई थी। और बाद में 1936 में प्रोफेसर किन्स की जो पुस्तक आई थी, ठीक है, द जनरल थ्योरी, उस पुस्तक में उन्होंने बताया था कि ये जो विश्वव्यापी मंदी है, आर्थिक मंदी है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि। ठीक है, 1930 की जो आर्थिक मंदी है उसका प्रभाव तो पूरे दशक में रहा है, लेकिन जो अवधि है वो कब से मानी जाती है, 1929 से 33, इन वर्षों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। अगला है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज मानी जाती हैं, वे वैज्ञानिक मानी जाती हैं, व्यवहारिक भी मानी जाती हैं, उपयुक्त तीनों। अगला है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? एक गरीबी के कुचक्र की जो अवधारणा है वो रेगनर नर्क्स के साथ में संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला है, अर्थशास्त्र किनकी रचना है? ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य या जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महलनोबिस, और गठन जो किया गया था वो कब किया गया था, 1949 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, देखिए कार्य कौन करता है, सीएसओ, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो 1949 में किया गया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महलनोबिस, प्रशांत चंद्र महलनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो किया गया था।